some practical applications based on the concept of pressure. Some practical applications based on the concept of pressure. इसमें कुछ चीज तो हमको पहले से पता ही है, जैसे एक एग्जांपल ये है कि जो शार्प नाइफ होती है वो जो ब्लंट नाइफ होती है उसके कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे से किसी भी चीज को काट देती है। तो नोट करेंगे, a sharp knife cuts better than a blunt one. A sharp knife cuts better than a blunt one. A sharp knife cuts better than a blunt one. इसका मतलब क्या है कि जहां पर भी एप्लीकेशन होता है ना, फोर्स जहां पर भी अप्लाई होता है, वो जगह वाला जो एरिया है, वो एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। जैसे कि हमने जो फॉर्मूला देखा था, यहाँ पर नोट करें, सिंस pressure is equal to force per unit area, since pressure is equal to force upon area, तो यहाँ पर अब ये कहेंगे it implies that area, बल्कि ये लिखें, it implies that if area of contact is less then the pressure will be more। कि अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो कम है तो प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा। जैसे हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए हम किसी सॉफ्ट फील्ड में खड़े हुए हैं, ठीक है, और हमने क्या कर रखा है कि हमने हील्ड शूज पहन रखे हैं और सॉफ्ट फील्ड है, तो सॉफ्ट फील्ड में हमारा पैर जो है, हमारे पैर का अंदर डिप्रेस होने का, यानी कि पैर उस मिट्टी में धंसने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि हमारा जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है उसमें कम हो जाता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट जितना कम होता है प्रेशर उतना ही बढ़ जाता है। तो जैसे हमने चाकू की बात करी, तो अगर हम चाकू की बात करते हैं तो जो उसकी शार्प एज होती है, पूरी जो शार्प एज होती है, शार्प एज वाली साइड से अगर हम काटेंगे, तो शार्प एज अगर हम किसी भी सब्जी को काट रहे हैं या किसी फ्रूट को काट रहे हैं, तो जब हम उसको काटते हैं तो जो शार्प एज है, शार्प एज का एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट वो बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत पतला होता है उसका शार्प एज। और जो ब्लंट एरिया होता है, ब्लंट वन, जो ब्लंट साइड होती है चाकू की, उस साइड का एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम होगा, और एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट जब कम होता है ना, तो उसी हिसाब से प्रेशर जो है वो अपने आप बढ़ जाता है। तो इसीलिए गुड इवनिंग बैठिए। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट जितना कम होगा प्रेशर ऑटोमेटिकली उतना ही बढ़ जाएगा, उसमें आपको ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला एग्जांपल इसमें लिखें, रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन वुडन स्लीपर्स। रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन वुडन स्लीपर्स। इसमें नोट करेंगे, रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन वुडन स्लीपर्स, इसमें नोट करें, this spreads force due to the weight of the train
this spreads force due to the weight of the train on a larger area on a larger area। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर खाली मैं ही पढ़ता हूँ क्या सर फिजिक्स ऑनलाइन? हाँ आज ऑनलाइन तुम ही हो। This spreads force due to the weight of the train on a larger area and hence reduces the pressure considerably, and hence reduces the pressure कंसिडरेबली। क्या होता है कि ट्रेन तो बड़ी हैवी होती है, तो ट्रेन जो है, ट्रेन का मास ज्यादा तो उसका वेट ज्यादा। वेट क्या होता है? फोर्स। तो उसकी फोर्स इतनी ज्यादा होती है, मतलब उसका जो वेट है वो इतना ज्यादा होता है, तो उस वेट को एक बड़े एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसको वुडन स्लीपर्स पर लगाया जाता है, रेलवे ट्रैक को। जैसे मान लीजिए कि एक तो रेल ये है और एक रेल ये है। रेल का मतलब क्या हो गया? ये जो पैरेलल बार्स होते हैं इसको रेल बोल देते हैं, इसके ऊपर ट्रेन चलती है। ठीक है। अच्छा, अब ट्रेन का एक व्हील ऐसे आएगा, फिर एक व्हील ऐसे आएगा। मान लीजिए मैं ट्रेन के एक कोच की बात कर रहा हूँ, तो उसका व्हील इस तरीके से आएगा। मतलब ट्रेन ऐसे है, ये रेलवे का जो ये हमारा जो रेल है, ये रेल इस तरीके से है। रेल मतलब जो ट्रेन की पटरियां हैं वो ऐसे हैं, और ट्रेन उसको इस तरीके से कंप्रेस कर रही है। मतलब आप समझ लीजिए कि हम ऊपर से देख रहे हैं ट्रेन को, तो ट्रेन मेरे को दिखाई नहीं दे रही, मैंने सिर्फ उसके चार व्हील्स यहाँ पर दिखा दिए। हम वो जो चार व्हील्स हैं, उन चार व्हील्स पर ही सारा का सारा वजन आ जाएगा। ठीक है। तो उस वेट को, उस वजन को, वजन यानी कि वेट यानी कि फोर्स, उस फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करते हैं कि इस पर ऐसे लकड़ी बीच में जो है, यहां से लेकर यहां तक वुडन स्लीपर्स कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे ऐसे यहाँ पर भी वुड होती है, ऐसे ही यहाँ पर भी वुड होती है, ऐसे ही यहाँ पर भी वुड होती है। तो वुडन स्लीपर्स होते हैं रेलवे जो ट्रैक होता है उस पर। तो वुडन स्लीपर से क्या होता है कि जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, जैसे वो जो वजन लग रहा है इस पर, तो वो वजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की जो पटरियां हैं, ये वाली पटरी और ये वाली पटरी, सिर्फ इस पर ना लगकर फिर वजन जो है वो यहाँ पर भी लगता है, फिर यहाँ पर भी आ जाता है, फिर यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इससे क्या है? इससे आप एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ा रहे हैं। एरिया ऑफ कांटेक्ट जब आप बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। अगर मान लीजिए कि बीच में ये वुडन स्लीपर्स ना लगाएं, तो ये जो ट्रेन की जो पटरियां लगाई है ना, ये ट्रेन की पटरियां क्या होंगी? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जमीन के अंदर धंसने लगेंगी और ट्रेन प्रॉपरली इस पर चल नहीं पाएगी। ठीक है। तो ट्रेन चल नहीं पाएगी। अब हम ऐसे ही कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मान लो हम खड़े हुए हैं और कोई हमसे ये बोल दे कि भाई आप एक पैर पर खड़े हो जाओ। तो जब एक पैर पर खड़े होंगे तो एरिया ऑफ कांटेक्ट जो हमारी पूरी बॉडी का वेट है, वो पूरी बॉडी का वेट सिर्फ हमारे एक जो पैर है, एक जो हमारा फुट है, उसके जो नीचे वाला एरिया है उस पर आ गया पूरा। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गया। तो जब एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गया तो हमारा हमारे ऊपर जो पड़ने वाला प्रेशर है ग्रेविटी की वजह से, वो प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गया। और हम थकने लगते हैं, और तभी हमसे ये कहा जाता है कि नहीं आप दोनों पैर से खड़े हो जाइए, आप दूसरा पैर भी रख लीजिए। तो जैसे ही हम दूसरा पैर रखते हैं, तो हमारा जो एग्जिस्टिंग पैर था, जिस पैर पर हम खड़े हुए थे, उस पैर को भी थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है। ठीक। तो जैसे ही हमारा एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, और जैसे ही एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है भाई? बताइए अर्जुन। यस सर। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद एक क्वेश्चन नोट करेंगे। The two thigh bones
the two thigh bones ब्रैकेट में लिखिए फेमर्स, FEMURS, the two thigh bones femurs, each of cross sectional area 10 centimeter square, each of cross sectional area each of cross sectional area 10 centimeter square support the upper part of a human body, support the upper part of support the upper part of a human body of mass 40 kilogram. Of mass 40 kilogram. Full stop. Estimate the average pressure sustained by the femurs. Estimate the average pressure sustained by the femurs. Sustained by the femurs. Take G is equal to 10 meter per second square. Take G is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब आप ये देखिएगा द टू थाई बोन्स, जो हमारे थाईज की जो दो बोन्स हैं, तो डायरेक्टली आप ये देखिए कि हमारी जो बॉडी का अपर पार्ट है वो पूरा का पूरा हमारी थाई की दोनों बोन्स पर कनेक्टेड है. तो अगर हम ये देखें कि हमारी जो बॉडी का अपर पार्ट है, उस अपर पार्ट का पूरा लोड, उस अपर पार्ट का पूरा जो वेट है वो कहाँ पर आता है, वो कौन उसको झेलता है. सस्टेन करना मतलब झेलना, उसको कौन झेलता है, उसको हमारा जो फेमर्स हैं, फेमर्स मतलब जो हमारी थाई बोन्स हैं, वो थाई बोन्स उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं. ठीक है. अच्छा, अब ये बोलते हैं द टू थाई बोन्स ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आप ये सोचिए कि जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, तो ये और ये थाई बोन्स हो गई, और ये मतलब ये इधर थाई बोन हो गई, इधर थाई बोन हो गई, ये वाली और ये वाली, इसको हम बोल देंगे थाई बोन्स. और जो अपर पोर्शन है, अपर पोर्शन डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में है, इस पोर्शन के. ठीक. द टू थाई बोन्स फेमर्स ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऐसे ये वाला भी दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. तो दो थाई बोन्स हैं, तो टोटल जो अपर पोर्शन के डायरेक्ट कांटेक्ट में एरिया है वो क्या हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हम यहाँ पर बोलेंगे टोटल एरिया ऑफ कांटेक्ट, टोटल एरिया ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू 10 प्लस 10 मतलब 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होती एरिया की, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. सोचिए अगर सिंपल सेंटीमीटर होता, उसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना होता तो 100 से डिवाइड करते. ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 100 से 2 बार डिवाइड करेंगे. समझ गए. अगर सिर्फ सेंटीमीटर होता और उसको मीटर में कन्वर्ट करना होता तो 100 से डिवाइड करते, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है, तो 100 से 2 बार डिवाइड करेंगे. सेंटीमीटर क्यूब होता तो 100 से 3 बार डिवाइड करते. यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया. ये नीचे क्या है 10 इंटू 100 यानी कि 1000 मतलब 10 की पावर 3, तो ऊपर आकर ये हो जाएगा 10 की पावर -3, 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर. ये हो गया टोटल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. उसके बाद देखिएगा वो बोल रहे हैं एस्टिमेट द एवरेज प्रेशर सस्टेन्ड बाय द फेमर्स. ठीक. तो एवरेज प्रेशर सस्टेन्ड बाय द फेमर्स, ह्यूमन बॉडी ऑफ मास 40 किलोग्राम. तो मास कितना है 40 किलोग्राम
जी कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एफ ब्रैकेट में लिख दीजिए वेट, वो क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एम इंटू जी, यही तो वेट होता है। तो ये कितना हो जाएगा 40 इंटू 10, 40 इंटू 10 मतलब 400 न्यूटन। ये हो गया 400 न्यूटन। उसके बाद वो बोल रहे हैं एवरेज प्रेशर आपको बताना है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना आ गया था 400 अपॉन एरिया कितना है 2 इंटू 10⁻⁻3, 2 इंटू 10⁻⁻3। अब 10⁻⁻3 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 10⁻3, और ये अपॉन में 2 है ही, तो 2 2 सा, तो ये हो गया 2 के आगे 2 जीरो, 200 इंटू 10⁻3 क्या पास्कल, प्रेशर की यूनिट पास्कल। अच्छा कहीं पर भी 10⁻3 आ जाती है तो उसका मतलब क्या होता है किलो, किलो। तो 10⁻3 अगर हमने हटा दिया तो ये किलो हो जाएगा, 200 किलो पास्कल। बताइए जी क्लियर है। दोबारा बोलो। किलो मत नहीं लिखो तो 200 इंटू 10⁻3 पास्कल लिख दो, या ये 2 जीरो भी यहाँ ले जाओ, 2 इंटू 10⁻5 पास्कल। ना ना उसका कोई वो नहीं, ये तो ऐसे ही कि भाई थोड़ा दिखाई दे रहा है कि वैल्यू बड़ी है तो उसको थोड़ा और बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। अगर हाँ 2 इंटू 10⁻5 लिख सकते हो, मतलब कुल मिलाकर यही है कि अगर कहीं पर भी हमारा आंसर आता है 20,000 न्यूटन आता है, या मान लो 20,000 ग्राम आता है कहीं पर भी, तो मैं 20,000 ग्राम लिखने की बजाय 20 किलोग्राम लिखना ज्यादा प्रेफर करूंगा, है ना, क्योंकि इतना बड़ा लिखने से क्या फायदा, तो 20 किलोग्राम लिख दो उसको सीधा सीधा। तो ये हमारा 200 किलो पास्कल हो गया, या 2 इंटू 10⁻5 पास्कल बोल दीजिए, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक लिखेंगे डेंसिटी, नेक्स्ट लिखेंगे डेंसिटी। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्योंकि एनसीईआरटी का है क्वेश्चन। नेक्स्ट नोट करिएगा डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, उसको डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। नोट करिए, द डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल इज डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। The density of any material is defined as its mass per unit, as its mass per unit volume, ठीक है। तो it is denoted by rho, it is denoted by rho। तो rho is equal to mass m upon v। its SI unit is, मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, और वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं केजी m⁻⁻3, किलोग्राम m⁻⁻3, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद आप लिखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी तो हमको पता ही है, हम नोट करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी
स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी, इसमें नोट करें द specific gravity or relative density of a substance the specific gravity or relative density of a substance is defined as the ratio of density is defined as the ratio of density of the substance, ratio of density of the ratio of density of the substance to the density of water at 4 degrees Celsius. Ratio of density of the substance to the density of water at 4 degree Celsius. उसके बाद नोट करके लिखें द डेंसिटी ऑफ वाटर। अच्छा, ये जो 4 डिग्री सेल्सियस है, ये 4 डिग्री सेल्सियस पर ही क्यों डेंसिटी ली जाती है, ये कंसेप्ट थर्मोडायनेमिक्स में बताऊंगा आपको। 4 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है वो वाटर आइस में भी कन्वर्ट नहीं होता, और वाटर जो है वो उतना ज्यादा गर्म भी नहीं होता। तो 4 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की जो डेंसिटी है वो बिल्कुल परफेक्ट या आइडियल डेंसिटी होती है उसकी। ठीक है, हम ये भी नहीं कह सकते कि 4 डेंसिटी वाला वाटर जो है वो बहुत ज्यादा पतला है, और ये भी नहीं कह सकते कि वो बहुत ज्यादा गाढ़ा है। ठीक, तो इस वजह से इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। ये 4 डिग्री सेल्सियस का फंडा क्या है ये थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए बस ये नोट करें द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज 1.0 या 1 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 1 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की। तो कोई भी सब्सटेंस अगर मेरे को दे रखा है, तो किसी भी सब्सटेंस का अगर डेंसिटी है हमारे पास, तो उसकी डेंसिटी का रेशो निकालेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ, मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो वो आ जाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। नहीं, वो सब्सटेंस कितने पर भी हो, 4 डिग्री सेल्सियस पर इसकी जो डेंसिटी है ना, इससे सीधा सीधा ये समझ में आता है इसकी जो डेंसिटी है, इसकी डेंसिटी अपनी आइडियल मतलब आइडियल पोजीशन पर होता है वाटर। ठीक, और 4 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या है कि जो सी एनिमल्स होते हैं वो सी एनिमल्स भी प्रॉपरली सर्वाइव कर पाते हैं, नहीं तो उनको प्रॉब्लम होने लगती है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि जब बर्फ भी जमने लगती है तो धीरे 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 जो फिश होती है या ऑक्टोपस होता है, मतलब जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो धीरे 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 नीचे की तरफ जाने लगते हैं। समंदर हो या कोई रिवर हो या कोई लेक हो, तो उसमें नीचे की तरफ जाने लगते हैं। जितना वो नीचे की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ उनको टेम्परेचर धीरे 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 ज्यादा मिलने लगता है। ठीक, और वो रहते कहाँ पर हैं, वो रहते उसी लेवल पर हैं जहां पर 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है पानी का। क्योंकि एक चीज दिमाग में ये आती है कि अगर नदी है, नदी बहुत गहरी है, तो क्या मछली बिल्कुल नदी के सरफेस पर तैरती है, हम कहते हैं नहीं। क्या थोड़ा सा नीचे तैरती है सरफेस से, हम कहते हैं नहीं। वो कहाँ तैरती है, वो एक पर्टिकुलर लेवल होता है कि उस हाइट पर जाकर ही सारी की सारी मछलियां तैरती हैं जहां पर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो वाटर है वो अपना आइडियल बिहेवियर शो करता है, और उस आइडियल बिहेवियर पर उनको प्रॉपरली, भाई सांस लेने के लिए तो उनको भी ऑक्सीजन ही चाहिए ना, तो प्रॉपरली ऑक्सीजन मिल जाती है। हम लंग्स से लेते हैं, वो गिल्स से लेते हैं, इतना अंतर है। ठीक है, तो इस वजह से जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स उस लेवल पर रहते हैं जहां पर वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो। तो इसीलिए दिमाग में ये भी आता है कि भाई इतनी सर्दियां हो गई,
है ना। और ये पूरा का पूरा जो लेक है कोई भी या कोई रिवर है, उसका कश्मीर वगैरह की साइड में देखते हैं तो वो पूरा जम जाता है, ऊपर बर्फ की एक पूरी लेयर जम जाती है। तो मतलब जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो जिंदा कैसे रहते हैं? तो क्या वो उस बर्फ के ठीक नीचे रहते हैं? हम ये कहते हैं ठीक नीचे नहीं रहते, वो उस लेवल तक नीचे जाते हैं जहां पर उनको वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस मिल जाए। ठीक। तो मैं आऊंगा अभी इस पर आराम से। यहाँ पर इसका फॉर्मूला नोट करें। फॉर्मूला नोट करिएगा इसका। ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस specific gravity is equal to density of substance upon density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक। इतना नोट करें। इसके बाद अगला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, पास्कल्स लॉ। हेडिंग डालेंगे पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ लिखें। this law tells this law tells how pressure can be transmitted in a fluid. This law tells how pressure can be transmitted in a fluid and it can be stated it can be stated in the following ways. It can be stated in the following ways. पास्कल्स लॉ को हम तीन अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट है द प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट ऑन एन एनक्लोज्ड लिक्विड the pressure exerted at any point the pressure exerted at any point in an enclosed liquid the pressure exerted at any point in an enclosed liquid is transmitted equally in all directions is transmitted equally in all directions is transmitted equally in all directions। पहले लिख लीजिए फिर मैं आपको समझाता हूँ। वैसे देखिए आसान ही है कि अगर मान लीजिए हमारे पास मान लो कोई पिचकारी है, ठीक। तो अगर मान लीजिए उसके अंदर पानी भरा हुआ है और हम उस पर प्रेशर लगाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये सोचो कि जैसे मान लीजिए ये पिचकारी है और हम इस पर प्रेशर लगाते हैं, यहां से पानी निकलता है ऐसे, इसके अंदर ऐसे पानी भरा हुआ है और ये पिस्टन है
ये हैंडल है, तो हम इसको ऐसे दबाते हैं। तो हम फोर्स कहाँ पर लगा रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं इसका पानी का जो ये ऊपर वाला सरफेस है यहाँ पर लगा रहे हैं फोर्स। तो हमने फोर्स तो लगाई यहाँ पर, पानी ने दबना शुरू करा। तो जब पानी दबता है तो पानी यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह, हर जगह बराबर बराबर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है। तो अगर कोई भी कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड को अगर हम कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो दबाने पर उसका, वो जिस कंटेनर के अंदर है, वो उस कंटेनर पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिर्फ कंटेनर की बॉटम पर ही फोर्स लगा रहा है। वो कंटेनर के जितने भी, जो पूरी की पूरी सरफेस जो उसके लिक्विड के कांटेक्ट में है, वो उस पूरे लिक्विड पर हर जगह पर बराबर बराबर प्रेशर लगाएगा। तो ये पास्कल्स लॉ है। पास्कल्स लॉ को तीन तरीके से डिफाइन करा जा सकता है। फर्स्ट तो इसका ये हो गया डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन और थर्ड डेफिनेशन भी बताते हैं, और फिर उसके बाद पास्कल लॉ का मैथमेटिकल प्रूफ है, वो पूछा जाता है एग्जाम में, इस सेंस में ये इंपॉर्टेंट है। और फिर इसकी दो डेफिनेशंस भी हैं, सॉरी दो एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक तो मान लीजिए, अगर आपने देखा हो कि जो बहुत बड़े बड़े ट्रक होते हैं ना, या कभी आपने देखा हो कि जैसे गाड़ी होती है हमारी, हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कहीं पंचर हो जाता है, ठीक, तो आपने ये देखा होगा कि एक ना हमारे पास स्क्रू जैक होता है गाड़ी के अंदर, उसमें हम एक हैंडल लगा देते हैं, उसको गाड़ी के नीचे लगा देते हैं, और फिर उसको ऐसे 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 घुमाने लगते हैं, घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, धीरे 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 करके गाड़ी उठ जाती है ऊपर, और जब वो उठ जाती है तो फिर हम टायर को आराम से खोल देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर हम गाड़ी को रिपेयर कराने ले जाते हैं कहीं किसी पंचर वाले से कि भाई पंचर इसका ठीक कर दो, तो वो क्या करता है, वो एक बड़ा सा वो लोहे का कुछ लेकर आता है, उसको नीचे लगाता है और एक दो बार हाथ ऐसे मारता है, गाड़ी एकदम से उठ जाती है ऊपर। तो ऐसा क्या है कि भाई उसके पास, उसने एक दो बार हाथ मारा और गाड़ी ऐसे उठ गई। वहां पर जो कॉन्सेप्ट यूज होता है, वो हाइड्रोलिक लिफ्ट का कॉन्सेप्ट यूज होता है, और हाइड्रोलिक लिफ्ट में पास्कल्स लॉ ही होता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट का मतलब क्या है कि मैं इधर से बहुत मामूली सा प्रेशर लगा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हमारा एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है, और वो जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, जो वो गोल सा लोहे का होता है जो गाड़ी के बेस में टच हो जाता है, उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होता है। तो मैं भले ही इधर प्रेशर कम लगाऊं, उधर जो प्रेशर है, एक्चुअली मैं प्रेशर नहीं, मैं तो फोर्स लगा रहा हूँ, तो मैं फोर्स इधर जितनी भी लगा रहा हूँ तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट जब कम है तो मेरा प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ गया। वहां एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है, वहां एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है, तो वहां का प्रेशर कम हो गया। तो वो आसानी से क्या होता है कि हम तो इधर कम ताकत लगा रहे हैं, और वो उधर उतनी ही प्रेशर लगाकर, मतलब प्रेशर इक्वेट हो जाता है दोनों तरफ का, वो उसको उठा देता है। मैं इसको भी समझाऊंगा। ऐसे ही हाइड्रोलिक लिफ्ट हुई, ऐसे ही हाइड्रोलिक ब्रेक हुए। हाइड्रोलिक ब्रेक ऐसे हो गए कि बहुत बड़ी ट्रेन है, ठीक है, बहुत बड़ी ट्रेन है, या अच्छा चलिए वो छोड़िए, हम स्कूटर चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल जब हमको रोकनी होती है तो हम ब्रेक लगाते हैं। तो आप ये देखिएगा कि जनरली हम ये प्रेफर करते हैं कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो जब जैसे हम ऐसे ऐसे पेडल मारते हैं, तो पेडल लगाने पर जो पीछे वाला जो व्हील है वो कनेक्टेड होता है, उसका जो चेन है, चेन के साथ पीछे वाला व्हील कनेक्टेड होता है। तो हम ये प्रेफर करते हैं कि जब हमें रोकनी है ना साइकिल, तो हम पीछे वाला ब्रेक लगाएं, हम आगे वाला ब्रेक यूज नहीं करते, या कम यूज करते हैं, या दोनों यूज करते हैं। ये नहीं कहा जाता कि आप सिर्फ आगे वाला ब्रेक लगाओ, नहीं तो साइकिल की गिरने के चांसेस होते हैं। ऐसे ही जब हम स्कूटर की बात करते हैं या हम बाइक की बात करते हैं, तो उसमें भी ब्रेक जो है वो पीछे लगे रहते हैं, ब्रेक ड्रम होता आगे भी है, लेकिन प्रेफर ये करा जाता है कि पीछे वाला लगाइए। अगर आपको आगे और पीछे वाले में से कोई एक चूज करना है तो पीछे वाला लगाइए। और कार में क्या होता है, कार में एक लिक्विड होता है जिसको ब्रेक फ्लूइड बोलते हैं, ठीक। ऐसे ही सोचिए, जब कार में ये होता है तो बड़ा जो ट्रक होता है, ट्रक में और ज्यादा ब्रेक फ्लूइड डलता होगा, ठीक। बड़ी जो ट्रेन्स होती हैं, ट्रेन्स में और बड़ा ब्रेक फ्लूइड डलता होगा। तो ये फ्लूइड क्यों डलता है, कभी भी देखना, छोटा सा उसमें एक डिब्बी होती है, उस पर लिखा रहता है, बाइक भी जो आ रही है आजकल बड़ी एडवांस, उसमें भी ब्रेक फ्लूइड डलता है। तो वो कंसेप्ट ही हाइड्रोलिक ब्रेक्स का है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स ये है कि आपको हल्का सा टच करना है, मतलब पैर से आप हल्का सा टच करेंगे और बड़ी की बड़ी ट्रेन रुक जाएगी, ठीक है। वो कैसे, वो ऐसे है कि आप तो मामूली सा फोर्स लगा रहे हैं, और उस फोर्स से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उतना ही प्रेशर वो जो व्हील्स हैं वो व्हील्स पर क्रिएट हो जाएगा, वो उस फ्लूइड के थ्रू होगा। हम वही कर रहे हैं ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो फ्लूइड किस तरह से कमाल दिखा सकता है कि हमने मामूली सा फोर्स लगाया एक पेडल पर और पूरी की पूरी ट्रेन रुक गई, ठीक है। तो ये आता होगा ना दिमाग में कि भाई साइकिल है, साइकिल को तो चलो हमने रोक लिया,
चलो स्कूटर को भी रोक लिया, कोई खास ताकत नहीं लगानी पड़ी। ये बड़े बड़े ट्रक होते हैं, बड़े बड़े ट्रक में तो फिर आदमी को पूरा ही खड़ा हो जाना पड़ता होगा ब्रेक के ऊपर, के पूरा खड़ा हो जाओ, पूरा ही वजन डाल दो अपना, तब जाकर वो रुकेगा। ठीक है, तो वो काम जो है वो काम हम नहीं करते, वो काम कौन करता है, वो लिक्विड करता है। कैसे करता है वो भी करेंगे इसी में, पास्कल्स लॉ में। तो हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस में पास्कल्स लॉ मेंशन है, और पास्कल्स लॉ के साथ साथ स्पेसिफिकली मेंशन करा है उन्होंने कि इट्स टू एप्लीकेशंस, हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो वो विद डायग्राम हमको आना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्टिव में ये चीज डिटेल में पूछी जाती है। चलिए जी, सेकंड देखिएगा। सेकंड जो इसको डिफाइन करने का तरीका है पास्कल्स लॉ को, वो है अ चेंज इन प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड a change in pressure applied to an enclosed incompressible fluid, एक ऐसा फ्लूइड जिसको कंप्रेस ना किया जा सके। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड is transmitted undiminished to every point of the fluid and the walls of the containing vessel, to every point of the fluid and the walls of the containing vessel, every point of the fluid and the walls of the containing vessel। ठीक है, अच्छा थर्ड क्या है? द प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट the pressure in a fluid at rest is same at all points, is same at all points, is same at all points if we ignore gravity। if we ignore gravity। अब लिखेंगे प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ। अनडिमिनिश्ड का मतलब जानते हैं? डिमिनिश्ड का मतलब होता है कम हो जाना, घट जाना, और अनडिमिनिश्ड का मतलब है कि कम ना होना। मतलब अ चेंज इन प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मतलब होता क्या है कि जो ब्रेक शू लगे रहते हैं ना गाड़ी के चारों टायरों में, ठीक, और जो ब्रेक शू, जो हमारा ब्रेक पेडल होता है, तो ब्रेक पेडल पर, ब्रेक पेडल से और ब्रेक शू तक एक लिक्विड जो है वो ट्यूब्स के थ्रू कनेक्टेड होता है। तो हम जितना प्रेशर वहां पर लगाते हैं वही प्रेशर जो चारों टायर्स हैं, चारों टायर्स तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और कार एकदम रुक जाती है। तो हमको बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती और बड़ी और काफी हैवी कार को हम रोक पाते हैं। तो वही चीज है कि a change in pressure applied to an enclosed incompressible fluid is transmitted undiminished to every point of the fluid and the walls of the containing vessel, every point of the fluid। तो ट्यूब के थ्रू पहला जो ब्रेक शू है आगे वाले टायर का, आगे वाले राइट टायर का, पीछे वाला लेफ्ट टायर और पीछे वाला राइट टायर, तो चारों में वो लिक्विड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। तो जब हमने प्रेशर वहां पर लगाया तो वो प्रेशर जो है वो उन चारों पॉइंट्स पर जाकर कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, और उन चारों पॉइंट्स पर कनेक्ट होते ही हम हल्का सा ब्रेक लगाते हैं और गाड़ी एकदम से रुक जाती है। ठीक है, तो अनडिमिनिश्ड का मतलब ये है कि वो घटता नहीं है प्रेशर, वो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है। हेडिंग डालें, प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ। प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ। इसमें लिखें पास्कल लॉ कैन बी प्रूव्ड बाय यूजिंग टू प्रिंसिपल्स।
ये ऑनलाइन वाले दोनों बच्चों को समझ में आ रहा है? अर्जुन, नित्या? यस सर। ठीक है। पास्कल लॉ, Yes, sir. ओके, पास्कल लॉ कैन बी प्रूव्ड बाय यूजिंग टू प्रिंसिपल्स, कैन बी प्रूव्ड by using Pascal law can be proved by using two principles. First है the force on any layer of a fluid the force on any layer of a fluid at rest is normal to the layer. The force on any layer of a fluid at rest is normal to the fluid. Second है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. हम ये दो प्रिंसिपल यूज करेंगे. हाँ हाँ, ये तीनों डेफिनेशन है इसकी. हाँ, तीनों सेम है, अलग अलग तरीके से डिफाइन करने का तरीका है, तीनों में से कोई एक बता देना. क्या होता है कि ये तीनों इस वजह से बताए गए हैं कि पास्कल्स लॉ के बारे में ना, पास्कल्स लॉ में बड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं स्कूल टीचर्स भी ना, तो वो जब टेस्ट आपका बनाते हैं तो उसमें कहते हैं कि हाउ कैन यू डिफाइन पास्कल्स लॉ इन 3 डिफरेंट वेज या इन 2 डिफरेंट वेज. तो उसमें आप ये तीनों ही डेफिनेशन याद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है. ठीक. उसके बाद पास्कल्स लॉ का प्रूफ भी पूछा जाता है, उसके बाद एप्लीकेशन भी पूछी जाती है. तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में इस चैप्टर में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. पास्कल्स लॉ ये पूछा जाता है, और डेफिनेशन भी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, और प्रूफ भी आसान है, और एप्लीकेशन तो बड़े इंटरेस्टिंग है. जब हम हाइड्रोलिक लिफ्ट करेंगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा, बड़ा आसान है. आपने ना कभी देखा होगा कि जब हम कभी गाड़ी की सर्विसिंग करवाने अगर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर मतलब अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आ गया है. गाड़ी को जब नीचे से धोया जाता है ना, तो गाड़ी को ऐसे उठा दिया जाता है एक लिफ्ट पर रखकर. तो पहले क्या होता था, पहले ना एक पेडल लगा रहता था नीचे, तो एक आदमी खड़ा होकर पैर से ऐसे ऐसे पेडल करता था और धीरे धीरे गाड़ी ना उठती चली जाती थी. तो छोटे बच्चों को बड़ा मजा आता था वहां जाकर, वो सोचते थे कि यार मैं एक बार थोड़ा सा पैर लगा दूं कि मेरे पैर से गाड़ी उठ जाएगी. तो वो हाइड्रोलिक लिफ्ट का कंसेप्ट है. वहां पर भी ऑयल भरा जाता है उसमें, और ऑयल भी वो भरा जाता है जिसकी विस्कोसिटी कम हो, मतलब चिपचिपा कम हो वो. मैं आऊंगा अभी, वो सारे टॉपिक्स हम करेंगे. तो हाँ, उसको नॉर्मली जो है ब्रेक फ्लूइड ही बोला जाता है. ब्रेक फ्लूइड में भी वही यूज करा जाता है. ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलते हैं जो डिवाइस है. हाइड्रोलिक लिफ्ट मतलब वही जो पानी पर चलती है, मतलब पानी का कंसेप्ट जो यूज करती है. हाँ, चलिए जी, अब जरा इसमें ना एक डायग्राम बनाइएगा ऐसे. एक ट्रायंगल बना लो ऐसे. ऐसे बना लीजिए जैसे कि प्रिज्म होता है ना, उस तरह से. ऐसे बना लीजिए. ठीक, मतलब इसकी कुछ चौड़ाई भी है, कुछ विड्थ भी है इसकी, सिर्फ सिंपल ट्रायंगुलर लेमिना नहीं है. ठीक है, इसकी कुछ चौड़ाई भी है. तो अब और इसको नाम दे दीजिए ए बी सी. ऐसे ए बी सी और डी ई एफ. ए बी सी ये हो गया, डी ई और एफ. और ये वाला एंगल बोल दीजिए थीटा.
ये वाला एंगल बोल दीजिए थीटा। ये ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है डायग्राम में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ सर। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें नोट करिएगा, कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट consider a small element ABCDEF in the form small element ABC dash DEF in the form of a right angled prism in the form of a right angled prism, राइट एंगल्ड प्रिज्म का मतलब आप यहाँ पर देखकर समझ गए होंगे कि ये भी 90 डिग्री का एंगल और ये भी 90 डिग्री का एंगल। राइट एंगल्ड प्रिज्म इन द इंटीरियर ऑफ अ फ्लूइड एट रेस्ट, मतलब ये यहाँ पर अंदर ना पूरा एक फ्लूइड भरा हुआ है। ये जो प्रिज्म है ना, ये यहाँ पर हाँ फ्लोट तो नहीं कर रहा, ये इसके अंदर है, इसके इंटीरियर में है। कोई फ्लोट करेगा तो ऊपर आ जाएगा, तैरेगा तो तब, तो ये इसके अंदर है। और हमने ये मान लिया कि कुछ इसकी डेंसिटी इस तरह से है कि ये इस जगह पर स्टेबल है और लिक्विड भी रेस्ट में है, लिक्विड भी मूव नहीं कर रहा है। लिक्विड को रेस्ट में क्यों लिया? क्योंकि लिक्विड को रेस्ट में लेने से हमारा ये पहला वाला रूल जो है ये यहाँ पर यूज हो जाएगा कि द फोर्स ऑन एनी लेयर ऑफ अ लिक्विड एट रेस्ट इज नॉर्मल टू द फ्लूइड, कि वो फ्लूइड के नॉर्मल होता है किसी भी लेयर पर। अगर हम देख लें, अगर फ्लूइड जो है वो रेस्ट में है तो उस पर केवल और केवल नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, टेंजेंशियल फोर्स जीरो हो जाता है। ठीक, हाँ सिर्फ बॉइंट फोर्स होती है और बॉइंट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। ठीक, तो इन द फॉर्म ऑफ अ राइट एंगल्ड प्रिज्म, right angled prism in the interior of a fluid at rest, in the interior of a fluid at rest। ठीक है, यहां तक बस इतना डायग्राम बनाकर छोड़ दीजिए, इसका प्रूफ नेक्स्ट टाइम कराता हूँ और एप्लीकेशंस नेक्स्ट टाइम कराते हैं। ठीक, आज इतना ही कर लीजिए। ठीक है जी, और कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट आता चले तो प्लीज अब पूछ लेना, क्योंकि एमसीक्यू वाले में तो फिर भी हमारे पास ये ऑप्शन था कि हमें जो ज्यादा फोकस है वो न्यूमेरिकल्स पर करना है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको थ्योरी लर्न भी करनी पड़ेगी, यहाँ पर डेरिवेशंस की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ेंगे। तो कहीं पर कोई भी डाउट आए तो प्लीज पूछ लेना। ठीक है, चलिए जी फिर, ओके।